मैंने सुबह 4 बजे तक के लिए मुंह मांगे मुआवजे पर एक टैक्सी इंगेज कर ली। मेरे पास मौजूद रकम तेजी से जवाब देती जा रही थी। ताहम टैक्सी ड्राइवर को अदायगी करने के बाद जो रकम मेरे पास बचती उससे बस लिली के साथ किसी रेस्तोरेंट में रात का खाना ही खाया जा सकता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा और टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में एक जगह से मैंने लिली आंद्रे को फोन किया। फ्लैट पर मौजूद थी। मैंने उसे अपना नाम बताकर कहा, तुम कहीं जाना मत, मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। एयरपोर्ट पर मैंने सुबह वाली फ्लाइट के लिए सूटकेस एयरलाइन के अमले के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरे सूटकेस पर टैग लगाकर एक टैग मेरे हवाले कर दिया। अब मुझे सूटकेस की तरफ से भी बेफिक्री हो गई थी। मैं आजादाना तौर पर लिली के साथ क्लब जाकर रकम बना सकता था। रात का खाना खाने के बाद मैं और लिली क्लब पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। मेरे पास खेलने के लिए रकम नहीं थी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम टोकन हासिल कर सकोगी? उसने कहा, जितने तुम चाहो। मैंने सर को असबाती जुम्बिश दी और हम उस हॉल में दाखिल हो गए जहां सरकारी सरपरस्ती में वसी पैमाने पर जुआ खेला जाता था। कल की तरह आज भी वहां खासा रश था, मगर आज चंद मेजें खाली भी नजर आ रही थी। मैंने तेजी से हॉल का जायजा लिया। एक मेज पर 3 अफराद बैठे फ्लैश खेल रहे थे। उनमें से एक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होता था, जबकि बकिया 2 क्लब के गुर्गे थे। बज़ाहिर वो भी मुअज़्ज़ज़ ही दिखाई देते थे, मगर वो मेरी तजुर्बाकार निगाहों से बच नहीं सकते थे। लिली ने मेरी दिलचस्पी भांप ली। उसने दबी जबान में कहा, किसी और टेबल पर खेलना, ये लोग छटे हुए बदमाश हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं उसी टेबल की तरफ बढ़ गया। लिली को भी मेरा साथ देना पड़ा। मैंने लिली से कहा, तुम टोकन मंगवा लो। उसने कहा, 1 मिनट ठहरो, मैं खुद मैनेजर से कह कर आती हूँ। ये कहकर वो हॉल से बाहर निकल गई। मैंने नोट किया कि वहां मेजों पर नंबर पड़े हुए थे। जिस मेज की तरफ मैं बढ़ रहा था उसका नंबर 9 था। 9 नंबर मेज पर खेलने वाले उन 2 अफराद ने, जो क्लब के गुर्गे थे, मेरी दिलचस्पी महसूस कर ली थी और मुझे कनखियों से देख रहे थे। शायद ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शिकार कितना तगड़ा है। मैं लिली की वापसी तक उनसे दूर रहना चाहता था, इसलिए दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया। लिली जल्द ही वापस आ गई। बोली, मैंने मैनेजर से कह दिया है, वो $10,000 के टोकन मेज नंबर 9 पर भिजवा रहा है, ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, और हम 9 नंबर मेज की तरफ बढ़ गए। वो दोनों अफराद कुर्सियों से खड़े हो गए। तीसरा शख्स बेताल्लुकी से बैठा रहा। उनमें से एक ने कहा, खुशामदीद जनाब, तशरीफ रखिए। मैंने और लिली ने बराबर बराबर कुर्सियां संभाल ली। दूसरे शख्स ने कहा, आप लोग शायद पहली बार यहाँ आए हैं। मेरा लहजा चुपता हुआ था। कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने तंजिया लहजे में कहा, अगर हमारा ख्याल गलत नहीं है तो आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ ऊंचा खेल होता है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, अगर हमें ये शुबा भी हो जाए कि यहाँ ऊंचा खेल नहीं होता तो हम फौरन वापस चले जाएं। जरा एक बार हमारे टोकन आ जाएं, फिर तुम देखना, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। उन दोनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। उसी वक्त बहरा एक ट्रे में टोकन लेकर आया। उसने ट्रे मेरे सामने रख दी। मैंने कहा, खेल नई गड्डी से शुरू होगा। उन्होंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, और बैरे को इशारा किया जिसने कई गड्डियां लाकर मेरे सामने रख दी। मुझे मालूम था कि इन पैक गड्डियों के अंदर भी निशान ज़दा ताश होंगे, लेकिन नई गड्डी के इस्तेमाल का एक फायदा ये होता कि उनकी हरकतें मेरी नजर में रहती। मैंने एक गड्डी मुंतखब की और अपने हाथ से उसे खोल डाला। पत्ते उसी तरतीब में थे जिसमें कंपनी से पैक होकर आते हैं। मैंने उनसे पूछे बगैर पत्ते पीसे और गड्डी कटवाकर 4 अफराद के दरमियान पत्ते बांट दिए। किसी ने कोई एतराज न किया। मुझे एक एक कार्ड का इल्म था। सबसे बड़े पत्ते उस तीसरे शख्स के पास गए थे। पहला हैंड वो तीसरा शख्स जीता। नतीजतन दूसरी बार पत्ते उसने बांटे। मेरी तमाम तर तवज्जो पत्तों पर मरकूज थी। खेल होता रहा। मैं बेपरवाही से खेल रहा था। मेरे सामने मौजूद टोकनों की ढेरी तेजी से घटती जा रही थी। वो दोनों ही शार्पर थे और मुस्तकिल पत्ते लगा रहे थे, मगर उनकी एक एक हरकत पर मेरी नजर थी। मैंने उन्हें टोका नहीं और ना ही मैंने उन पर जाहिर होने दिया कि मैं कुछ समझ रहा हूँ। कभी कभी वो दिखावे के लिए हार भी जाते। लिली पर इस तरह भी कैफियत तारी थी। वो बार बार पहलू बदल रही थी, मगर जबान से कुछ नहीं कह रही थी। 12:30 बजे के करीब तीसरे शख्स के सारे टोकन खत्म हो गए और वो माजरत करके उठ गया। उसके जाने के बाद खेल में 3 ही अफराद रह गए थे। मेरे सामने बहुत थोड़े से टोकन बचे थे और वो भी आधे घंटे से ज्यादा मेरा साथ न दे सके। मेरी निगाह अपनी रिस्ट वॉच की तरफ उठ गई। 1 बज रहा था। क्लब बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था और मैं 10,000 के खसारे में था। मैंने लिली की तरफ देखा। वो मुल्तजी निगाहों से मुझे देख रही थी। उनमें से एक शख्स ने मुझसे पूछा, बस या और खेलोगे? उसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके लिली से कहा, टोकन और मंगवा लो। लिली उठकर बैरे के पास गई और उससे कुछ कहकर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने फिर उतने ही टोकन मौजूद थे। खेल दोबारा शुरू हुआ।
आधे घंटे तक कई हैंड हारने के बाद 1:30 बजे कहीं जाकर मैं एक हैंड जीता और गड्डी मेरे हाथ में आई। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये हैंड मिस कर दिया तो मुझे फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। उसी एक हैंड में न सिर्फ मुझे अपने डूबे हुए तकरीबन $12,000 उनसे वापस निकलवाने थे, बल्कि मुझे अपने लिए भी कम से कम इतनी रकम जरूर जीतनी थी कि मैं शीगोराय में कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अगर मैं नाकाम रहता तो क्या होता, इसका तसव्वुर भी मेरे लिए लर्ज़ाखेज था। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद लकी हार्वर्ड एयरपोर्ट पर मेरी मुंतजिर होगी। बाहर टैक्सी वाला मेरा मुंतजिर होगा जिसे अच्छी खासी रकम अदा करनी थी और मेरी जेब में इतनी रकम भी नहीं बची थी कि उसे अदायगी कर सकूं। क्लब के $12,000 की खती रकम की अदायगी का मसला अलग था। मैंने धड़कते दिल के साथ पत्ते समेटे और उन्हें फेंट कर गड्डी को काटने के लिए मेज पर रख दिया। गड्डी काटी गई और पहली बार ये इत्तेफाक हुआ कि मेरी निगाह झुक गई। अब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किसके पास कौन से पत्ते जा रहे हैं। पत्ते बांटने के बाद चालें चलने का मरहला शुरू हुआ। शुरू की चंद चालें हस्बे मामूल ब्लाइंड चली गईं। मैं हर बार चाल डबल कर देता। 4 चालों के बाद उनमें से एक ने पत्ते उठाए। उसके चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाजा लगा लिया। उसके पास यकीनन बहुत बड़े पत्ते आए थे। मेरे दिल की धड़कनें मजीद बेतरतीब हो गईं। उस शख्स ने चाल डबल कर दी थी। अगली चाल के बाद दूसरे शख्स ने भी पत्ते उठा लिए। उसने भी अपना चेहरा सपाट रखने की कोशिश की थी, मगर मैंने अंदाजा कर लिया था कि उसके पास भी बड़े पत्ते हैं। मेरी बेयकीनी कुछ और बढ़ गई। कुछ अजब नहीं था कि उनमें से किसी के पास वो पत्ते पहुंच गए हों जो मैंने अपने लिए लगाए थे। वो दोनों हर चाल डबल कर देने पर तुले हुए थे। मैं मुसलसल कट दिए जा रहा था और मैं खुद भी हर बार चाल डबल कर रहा था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं रहा था। मैं आर या पार कर देने पर उतरा हुआ था। गेम इंतहाई सनसनीखेज हुदूद में दाखिल हो गया था। टोकनों की धड़ियां तेजी से मेज के वस्त में मुंतकिल हो रही थीं। मैं अपने पत्ते उठाकर देखने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था, लेकिन अपने पत्ते देखने से कब तक गुरेज करता। जब मेरे सामने मौजूद आखिरी टोकन भी मेज के वस्त में पहुंच गया तो मैंने धड़कते दिल से हाथ पत्तों की तरफ बढ़ाया। मैं बमुश्किल अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने में कामयाब हो पा रहा था। इस बाजी पर $20,000 के अलावा मेरी इज्जत भी दांव पर लगी हुई थी। लिली का हाल अलग तबाह था, और क्यों ना होता, $20,000 का असल बोझ तो उसी के सर पर था। मैंने पत्ते उठाकर देखे और दफतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो 3 इक्के थे। मेरे जिस्म का रुआं मुसर्रत से सरशार हो गया। मेरी मेहनत रायगां नहीं गई थी और मैंने जो पत्ते लगाए थे वही मेरे पास आए थे। इसका मतलब ये था कि मेरे दोनों हरीफों में से एक के पास 3 बादशाह और दूसरे के पास 3 बेगमें थीं। एक ही लम्हे में मैंने अपने पत्तों का जायजा लिया और उन्हें वापस मेज पर रख दिया। मुझ पर 3 अफराद की निगाहें मरकूज थीं। उनमें से 2 तो मेरे हरीफ थे और तीसरी लिली आंद्रे थी, जिसकी मेहरबानी से मैं उस वक्त न सिर्फ वहां मौजूद था बल्कि मुझे खेलने का मौका भी मिला था। मेरे दोनों हरीफों की नजरें मेरे चेहरे पर यूं जमी हुई थीं जैसे मेरे तासुरात से मेरे पत्तों के बारे में जान लेना चाहते हों, जबकि लिली की नजरों में मेरे लिए कई पैगाम पोशीदा थे। पत्ते मेज पर रख कर मैंने जानबूझकर अपने दोनों हरीफों की तरफ देखने से गुरेज करते हुए लिली को देखा। मैंने अपना चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी कर रखा था। मेरे चेहरे से किसी बात का अंदाजा करना नामुमकिन था, मगर मैं लिली की आंखों में तहरीर पैगाम बखूबी पढ़ सकता था। उसकी आंखों में इल्तिजा थी कि जितनी रकम डूब चुकी है उस पर फातिहा पढ़ लूं और अब खेल खत्म कर दूं। मैं उसको वहां कोई जवाब नहीं दे सकता था। उसे बता नहीं सकता था कि मेरे पास वो पत्ते मौजूद हैं जिनका तोड़ फ्लैश की दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। इन पत्तों की बुनियाद पर तो कोई बैंक भी कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता। जिसके पास ये पत्ते हों उसे कभी खुद से शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बस चालें चलता रहता है, दाव पर लगी हुई रकम में इजाफा करता रहता है। दाव पर जितनी ज्यादा रकम होगी उतना ही इन पत्तों का फायदा होगा। मैं भला लिली को ये सब बातें कैसे बता सकता था? मैं तो उसे कोई भी इशारा नहीं कर सकता था क्योंकि 4 आंखें मेरी निगरान थीं। मुझे लिली पर तरस आने लगा। मैं जानता था कि उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी का एक तूफान मौजन है। वो तो मुझे रेस में दौड़ने वाला एक ऐसा घोड़ा समझ रही थी जिसके मुकद्दर में हमेशा हारना लिखा होता है। उसे क्या मालूम था कि मैं तो दरअसल वो घोड़ा हूँ जो पूरी रेस में सबसे पीछे दौड़ता है और आखिरी मराहिल में अचानक सबको पीछे छोड़ता हुआ खुद अव्वल आ जाता है। मैंने लिली से सपाट लहजे में कहा, टोकन मंगवाओ। लिली ने कहा, मेरे ख्याल में अब खेल खत्म कर दो। उसकी आवाज में खफीफ सी लर्जिश थी। बोली, क्लब बंद होने का वक्त भी करीब है। मैंने मुतहिजराना लहजे में कहा, तो क्या ये बाजी दरमियान में ही छोड़ दूं? वो बोली, क्या फर्क पड़ता है, पहले ही तुम बहुत हार चुके हो। दोनों हरीफ बड़े गौर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। उनमें से एक ने कहा, इनके पास अपनी आज की शिकस्त को जीत में बदलने का ये आखिरी मौका है
और आप इन्हें उस मौके से महरूम करना चाहती हैं। मैंने उसके लहजे में पोशीदा तंज को बखूबी महसूस किया, मगर अपने अंदाज से कुछ जाहिर न होने दिया। मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा, मेरे लिए हार जीत की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, खेल को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज्यादा अहम है। मेरे जवाब से उन दोनों के चेहरे खिल उठे। वो एक ही दांव में बहुत बड़ी रकम जीतने के ख्वाब देख रहे थे, जबकि लिली के चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं खेल खत्म किए बगैर नहीं उठूंगा। वो शिकस्त खुर्दा से अंदाज में उठी और एक वेटर के नजदीक जाकर उससे कुछ कहने लगी। मैंने इस दौरान हॉल पर एक तायराना निगाह डाली। हॉल की रौनकें दम तोड़ती जा रही थीं और अब वहां बहुत कम मेजें आबाद रह गई थीं। वेटर से बात करने के बाद लिली मेज की तरफ पलट आई। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने मजीद टोकनों के लिए कह दिया है। मैंने सर को असबाती जुम्बिश दी और दाखिली दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद ही लम्हों के बाद दरवाजे से जो शख्स हॉल में दाखिल हुआ वो क्लब का मैनेजर था। मैनेजर सीधा हमारी मेज की तरफ आया था। उसने मेज के वस्त में टोकनों की ढेरी की तरफ देखकर मुतहय्यराना अंदाज में कहा, यहाँ तो बहुत लंबा खेल हो रहा है। लिली जारहाना लहजे में बोली, मैंने टोकन मंगवाए थे। वो अचानक ही एक बदली हुई लड़की नजर आई। मैनेजर गड़बड़ा गया, बोला, दरअसल ये मैं बताने आया था कि 1:45 बजे के बाद मजीद टोकन नहीं दिए जाते, इसलिए आपको जितनी मालियत के टोकन दरकार हों अभी बता दें। लिली ने सर्द लहजे में कहा, आज जब तक इस टेबल पर खेल हो रहा है ये उसूल मौतल रहेगा। अगर हमें मजीद जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर जहमत देंगे। मैनेजर के चेहरे पर जलजले के से तासुरात नजर आए। बोला, मिसेज आंद्रे। लिली हुर्राई, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दफा हो जाओ। मैनेजर की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर उसके मुंह से आवाज न निकली। उसके बाद उसने मेरे दोनों हरीफों पर एक कहर आलूद निगाह डाली और मुड़कर तेजी से चला गया। अब मेरे दोनों हरीफों के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। लिली ने जिस अंदाज में मैनेजर से गुफ्तगू की थी उसने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से एक ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया, क्या इस सवाल का हमारे खेल से कोई ताल्लुक है? मैंने अंदाजा कर लिया था कि मैनेजर उन्हें आंखों ही आंखों में कोई पैगाम दे गया था जिसके नतीजे में अब वो मजीद खेलने से गुरेज करेंगे। वो बौखला गया, नहीं, खेल से भला क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा, ये बाजी खत्म हो जाए तो फिर तारुफ भी हो जाएगा, फिलहाल तवज्जो खेल पर मरकूज रखो। मजीद टोकन आ गए और मैंने चाल चल दी। मैं चाल दुगनी करना नहीं भूला था, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अब वो लोग भागने के चक्कर में हैं। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरे पहले हरीफ ने दूसरे से साइड शो ले लिया। उन्होंने एक दूसरे को अपने पत्ते दिखाए और मैंने उन दोनों ही के चेहरों पर बेपनाह हैरत के तासुरात देखे। 3 बादशाह और 3 बेगमों ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। फिर उस हरीफ ने पत्ते फेंक दिए जिसके पास 3 बेगमें थीं। अब फिर मेरी बारी थी। मैंने इस बार फिर चाल दुगनी कर दी। मेरा हरीफ मुतज़ब्ज़ब नजर आने लगा। उसके पास खेल जारी रखने का कोई जवाब भी बाकी नहीं रह गया था। अब उसके पास 2 ही सूरतें रह गई थीं, या तो वो वैसे ही पत्ते फेंक दे या फिर चाल से दुगनी रकम के टोकन टेबल के वस्त में डालकर शो कराए। आखिर उसने दूसरी सूरत पर अमल करने का फैसला किया। 3 बादशाह फेंक देने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मतलूबा रकम के टोकन मेज की वस्त में डाल दिए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, पत्ते शो कर दो। साफ मालूम हो रहा था कि उसे अपनी शिकस्त का यकीन हो चुका है। मैंने बड़ी बेपरवाही से पत्ते उलट दिए। 3 इक्के देखकर उन दोनों की आंखें हल्कों से उबल पड़ी। चंद लम्हे वो बेयकीनी से पत्तों को देखते रहे, फिर उन्होंने मुझ पर एक कहर आलूद नजर डाली। मुझसे शो कराने वाला गुर्राया, तुमने बेईमानी की है। मैं टोकन समेटते समेटते रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साबित करो। वो बोला, तुमने पत्ते लगाए थे। मैंने कहा, बगैर सबूत के मुंह से कोई बात निकालने से गुरेज करो। मैंने एक वेटर को इशारे से बुलाया और उससे कहा कि वो सारे टोकन कैश करा लाए। मुझसे हारने वाले हरीफ ने धमकी आमेज लहजे में कहा, ये बेईमानी से जीती हुई रकम तुम आसानी से हजम नहीं कर सकोगे। मैंने तलखी से कहा, तुम हद से गुजर रहे हो। अगर हार बर्दाश्त नहीं होती तो खेलते क्यों हो? लिली ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम भी किन लोगों के मुंह लग रहे हो, आओ चलें। मैंने उन दोनों की कहरालूद निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और लिली के साथ टेबल से उठ खड़ा हुआ। वो मुझे मैनेजर के पास ले जा रही थी। कॉरिडोर में उसने मुझसे कहा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उसकी आवाज खुशी की शिद्दत से कपकपा रही थी। बोली, जानते हो वो दोनों शार्पर हैं। मैंने कहा, मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इतने आला क्लब में ऐसे 3rd क्लास लोगों का क्या काम। वो तो शॉपिंग भी ढंग से नहीं कर सकते। हम एक दरवाजे पर रुक गए। वो मैनेजर के कमरे का दरवाजा था। लिली ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ था। मैनेजर इंटरकॉम का रिसीवर वापस रख रहा था। शायद उसने अभी अभी किसी से बात की थी। लिली को देखकर वो बौखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। मैनेजर ने लिली से कहा, मिस्टर आंद्रे आपके साथी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं।
लिली की तेवरियों पर बल पड़ गए। बोली क्यों? मैनेजर हकलाया। मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने तो उनकी ख्वाहिश आप तक पहुँचा दी है। वो बोली लेकिन फिल वक्त डैडी से मुलाकात हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं। मैंने जल्दी से कहा अगर ये उनकी ख्वाहिश है तो मैं उनसे मिल लेने में कोई हर्ज भी नहीं समझता। लिली ने मेरी तरफ देखा, फिर मैनेजर से बोली पहले मिस्टर डेनिस को इनकी जीती हुई रकम मिलनी चाहिए। मैनेजर ने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया, बोला अभी यहीं मंगवाए देता हूँ। मैंने कहा लिली ने जितनी रकम के टोकन लिए थे वो रकम काट लीजिएगा। मैनेजर ने सर को बाती जुम्बिश दी और इंटरकॉम पर किसी को हिदायत देने लगा। मैं और लिली कुर्सियों पर बैठ गए। लिली ने मैनेजर से पूछा डैडी डेनिस से क्यों मिलना चाहते हैं? वो बोला अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता। लिली ने पूछा उन्हें यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में किसने बताया? मैनेजर बोला शायद दरबान ने बताया होगा, उन्होंने खुद ही मुझसे आपके बारे में दरियाफ्त किया था। वो बोली क्या पूछा था? मैनेजर ने कहा आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा आप अपने एक साथी के हमरा क्लब में ही तशरीफ रखती हैं। उन्होंने क्लब में आपके मशागिल से मुताल्लिक भी पूछा, मैंने वो भी बता दिया। लिली ने बेताबी से पूछा फिर उन्होंने क्या कहा? वो बोला आपके साथी के बारे में जानना चाह रहे थे। जाहिर है मैं इनसे वाकिफ नहीं था, लिहाजा मैंने लाइल्मी जाहिर कर दी। वो बोली तो उन्होंने डेनिस से मिलने की ख्वाहिश कब जाहिर की? मैनेजर बोला अभी जिस वक्त आप कमरे में दाखिल हुई उसी वक्त मैंने उनसे इंटरकॉम पर यह हिदायत वसूल की है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बावर्दी बैरे ने अंदर दाखिल होकर मौतबाना अंदाज में एक नकरई तश्तरी मैनेजर के सामने रख दी। तश्तरी में अमरीकी डॉलरों के बड़े नोट रखे थे। मैनेजर ने तश्तरी मेरी जानिब खिसका दी। मैंने बड़ी बेपरवाही से नोट उठाकर कोट की जेबों में ठूंस लिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो $20,000 से जायद रकम थी। मैनेजर ने पहली बार मुझसे मुखातिब होकर कहा अगर आप पसंद करें तो मिस्टर आंद्रे से मुलाकात कर लें, वो आपके मुंतजिर होंगे। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला क्या उनसे बैंड बाजों की गूंज में मुलाकात होगी? मैनेजर का मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरा मतलब है वो हैं कहाँ और उनसे मुलाकात के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? मैनेजर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला मेरे साथ आइए। मैं और लिली उसके साथ कमरे से बाहर निकले। कई तवील राहदारियों से गुजरने के बाद हम जिस दरवाजे के सामने रुके वो अपनी लंबाई चौड़ाई के एतबार से किसी हॉल का गेट मालूम हो रहा था। मैनेजर ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा मिस लिली के साथ ही मिस्टर डेनिस मुलाकात के लिए हाजिर हैं। दरवाजे से आवाज आई ठीक है। मैंने निगाह उठाकर देखा, दरवाजे के ऊपर स्पीकर नस्ब था और ये आवाज उसी स्पीकर से उभरी थी। फिर आवाज आई सिर्फ मिस्टर डेनिस अंदर आएंगे। मैंने लिली की तरफ देखा, उसकी आंखों में उलझन थी। शायद वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ अंदर जाए या न जाए। मैंने सरगोशी की तुम मैनेजर के ऑफिस में मेरा इंतजार करो। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से असबात में सर हिलाया और मैनेजर के साथ वापसी के लिए पलट गई। उनके वापस होते ही दरवाजा खुल गया। स्पीकर से आवाज आई अंदर आ जाइए मिस्टर डेनिस। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो एक वसी व अरीज कमरा था। फर्श पर नफीस कालीन बिछा था और छत पर कीमती फानूस रोशन नजर आ रहे थे। एक जानिब देव हैकल मेज के अकब में क्रीम कलर के सूट में मलबूस एक मुनहनी सा शख्स नजर आया। मैंने हैरत से पलकें झपका कर इधर उधर देखा और फिर उस शख्स से बोला माफ कीजिएगा मुझे मिस्टर आंद्रे से मिलना है। उसने कहा मैं ही आंद्रे हूँ, इस क्लब का मालिक। बैठो। उसने मेज के सामने मौजूद कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। आंद्रे एक ऐसा शख्स साबित हुआ था जो शख्सियत के एतबार से सिफर था। उसका कद बमुश्किल 5.5 फुट रहा होगा। उसकी जिसामत भी ऐसी नहीं थी जो उसे नुमाया करने का सबब बनती। मैं इस बात पर हैरान हो रहा था कि ये मुनहनी सा शख्स किस कदर जहानत का मालिक होगा कि इसने न सिर्फ बेपनाह दौलत कमाई बल्कि तिल अबीब के सबसे बड़े क्लब का मालिक भी है, जहां मुल्क के जी असर लोग तफरी करने आते हैं। आंद्रे ने कहा तुम हैरान हो रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। मैंने कहा लिली ने आपसे अपने इख्तिलाफात का तस्करा किया था, मुमकिन है आप मेरे जरिए वो इख्तिलाफात दूर करना चाहते हो। आंद्रे ने सताइशी अंदाज में कहा तुम ज़हीन भी हो। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो गुमगू के आलम में रहने की बजाय अपना जहन इस्तेमाल करने के आदी हूँ। तुमने अपनी महदूद मालूमात की रोशनी में जो जवाब तलाश किया है वो मजबूत तो जरूर है, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। असल वजह कुछ और है। मैंने कहा आपके इस जवाब ने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया है। वो बोला हाँ, मैं लोगों को हैरान करके बहुत खुश होता हूँ, इसे मेरा कॉम्प्लेक्स कह लो। मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे यकीन है कि आपने मुझे अपने कॉम्प्लेक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हरगिज़ तलब नहीं किया। आंद्रे की आंखों में शदीद नागवारी नजर आई। गालिबन वो ऐसा लहजा सुनने का आदी नहीं था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।